हेलो अगेन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। लास्ट टाइम हमने यूनिट 3 जो है एग्जैक्टली, वैसे तो आप यूनिट 2 भी इसको कह सकते हैं, दैट्स काइनेमैटिक्स। आपके सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो चैप्टर 3 चैप्टर 4 दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन ए प्लेन। लास्ट टाइम जो हमारा डिस्कशन था उसके अंदर हमने क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ था। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमने डिटर्मिनेंट जो होता है उसका आपको एक आइडिया देने का ट्राई किया था। डिटर्मिनेंट कैसे होता है उसके लिए यहाँ पे एक रेफरेंस दे दूं, जो लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन जो है हुआ था। ओके, इफ यू रिमेंबर इट, तो यहाँ पे देखिए कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है। सबसे पहले हमने दो टाइप के वेक्टर्स लेने हैं, उसके बाद हमने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन के दो टाइप थे, एक था डॉट प्रोडक्ट और एक था क्रॉस प्रोडक्ट। फिजिक्स के अंदर यहाँ पे हर एक चीज़ का, छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो होता है, हमें रखना पड़ता है। रीज़न इज दैट कि 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो तो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिजिक्स में ऐसा हो जाता है, होता है कि अगर मैं एफ डॉट डी करता हूँ तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मुझे वर्क डन देता है। पर उसी के जैसा, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं उसी के जैसा एक और क्वांटिटी विच इज लाइक ए डिस्टेंस ओनली, और उसको लिखने का अगर मैं तरीका थोड़ा सा चेंज कर दूं और उसको अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं, दैट्स कॉल्ड एज आर क्रॉस एफ, लाइक दिस। इफ आई जस्ट राइट आर क्रॉस एफ, और इसका जो मतलब है वो हो जाता है टॉर्क। अब आर देखा जाए तो डिस्टेंस है, एफ है वो फोर्स है, यहाँ इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है तो आर क्रॉस एफ ही आएगा, वहां पे आप एफ क्रॉस आर नहीं कह सकते। यहाँ आर का मतलब अलग है, एफ का मतलब अलग है। हाँ, कोई कहे कि इसका यूनिट क्या बनेगा, तो यूनिट बनेगा न्यूटन इंटू मीटर। वैसे न्यूटन इंटू मीटर इट्स लाइक अ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगेन दैट्स न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर वर्क डन हुआ करता था जिसका यूनिट जूल है, तो इसका भी यूनिट जूल ही बनेगा, इसका यूनिट न्यूटन इंटू मीटर ही बनेगा। पर दोनों चीजें यहाँ पे अलग अलग है, दोनों क्वांटिटी अपने आप में अलग अलग हो जाती है, और वही चीज हमें समझनी पड़ती है कि हाउ दैट्स डिफरेंट। वर्क डन में डॉट प्रोडक्ट आएगा जहां कॉस थीटा आता है, ये टॉर्क है जो रोटेशनल क्वांटिटी है। हैव यू एवर ऑब्जर्व सीलिंग फैन, जिस तरह से वो रोटेट होता है, क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि फैन के बरोबर एग्जैक्ट नीचे आप रहते हो, उसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा साइड में जाते हो तो हवा ज्यादा लगती है। इट्स अबाउट द ऑब्जर्वेशन। एग्जैक्ट नीचे मतलब जहां रॉड है उसी के नीचे अगर आप खड़े हो तो अपने को लगेगा कि हवा आ रही है, पर वहां पे जो रोटेशन है सीलिंग फैन का, उसके हिसाब से एयर फ्लो जो है वो नीचे होता है। दूसरा, कभी आपने एग्जॉस्ट फैन देखा हो, एग्जॉस्ट फैन की जो विंग्स है वो थोड़ी अलग टाइप की होती है। एग्जॉस्ट फैन का काम जो अंदर हवा है उसको बाहर फेंकने का है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज एग्जॉस्ट फैन। उसकी जो विंग्स है उसका शेप अलग है। ये सभी चीजें हम रोटेशनल मोशन में समझते हैं, पर यहाँ इसलिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आप सिर्फ उसको 2 3 या 3 2 ऐसा ना समझे। यहाँ पे उसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि वर्क डन, कोई ऐसा कहता है कि सर आप एफ डॉट डी कहो, डी और आर तो सेम ही होते हैं ना, तो डी क्रॉस एफ कह दो ना, तो कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपके दिमाग में वो क्लैरिटी हो तो यहाँ पे आर का एक अलग ही मतलब निकाला जाता है, बट डिटेलिंग आपको पता चलेगा जब आप रोटेशनल मोशन समझेंगे। अभी जो आपका रेगुलर सिलेबस चल रहा है उसमें आई थिंक विद इन 1 और 2 लेक्चर आप टॉर्क पे आ जाएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा कि हाउ टॉर्क इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वर्क डन। यूनिट भले सेम दिखे फिर भी उसका मतलब बहुत ही अलग हो जाता है। यहाँ पे इतना सिंपल समझिए कि क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे डायरेक्शंस का इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो एक न्यूज़ हेडलाइन बन गई कि पुलिस ने 2 लोगों को पीटा, दैट्स ओके,
उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अगर कुछ लॉ है वो ब्रेक किया होगा तो पुलिस ने उसको पीटा, ठीक ठाक नहीं करते होंगे, और कोई लॉ उसने नहीं ठीक से फॉलो किया होगा और उसको मार पड़नी चाहिए ऐसा कुछ किया होगा तो पुलिस ने पीटा, दैट्स ओके। बड़ी न्यूज़ कब बन जाती पता है? दो लोगों ने मिलकर पुलिस को पीटा। अब आप कहोगे पीटना तो है, उसमें भी दो लोग, इसमें भी दो लोग, उसमें भी पुलिस, इसमें भी पुलिस, तो कहाँ अलग क्या होगा? सेम टू सेम तो है। कभी कभार पुलिस मारती है, आज पुलिस ने मार खाया नहीं। ओके, पुलिस का काम लॉ को मेंटेन करने का है, तो वहां पे उसको एक फ्रीडम मिलता है एट अप टू सम सर्टेन लेवल कि लॉ को कंट्रोल करने के लिए अगर ऐसा कोई क्रिमिनल है तो उसको थोड़ा सा पीट सकते हैं, तो विद इन लॉ बनता है एक सेंस में। पर अगर कॉमन पब्लिक ने पुलिस को पीटा तो वो अगेंस्ट लॉ हो जाता है, वहां पे रूल ब्रेक हुआ और वो बड़ा न्यूज़ बन जाता है। ये जितना सिंपल आपके दिमाग में अगर क्लियर हो जाए, बस उतना ही क्लियर ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है कि मैं R क्रॉस F को F क्रॉस R नहीं कह सकता, ताकि यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो सबसे पहले आपका जो एडिशन का इक्वेशन था कि भाई एडिशन कैसे करना है वो नहीं समझ में आता है, तो सबसे पहले सिंपल सी बात याद रखने का, देखो मैं यहीं पे इसी क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एडिशन आपको समझा देता हूं कि करना क्या है एडिशन में। तो एडिशन कुछ इस तरह से, i की वैल्यू i में ऐड करिए, j का वैल्यू j में ऐड करिए और k का वैल्यू k में ऐड करिए। अब मान लो मैं सबसे पहले एडिशन से बात स्टार्ट करूं कि a क्रॉस b अगर मैं यहाँ पे लेता हूं तो a क्रॉस b मुझे क्या देता है, तो कि a प्लस b मुझे क्या देता है। तो हमने ऐसा कहा है i वाली वैल्यू को i वाली वैल्यू में ऐड करो, तो 2 + 3 कितना होता है, तो कि 2 + 3 5 i कैप होता है। उसके बाद आप चाहो तो प्लस साइन रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में जो भी होगा वो देखा जाएगा। यहाँ -3 है, यहाँ -1 है, तो -3 -1, तो -3 -1 क्या बनता है, तो कि वो -4j कैप बनता है। यहाँ भी प्लस साइन रखो, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। 4 और 2 तो कि वो बन जाता है 6 कैप। अब प्लस माइनस का फाइनल आइडिया निकाल लो, तो a प्लस b का वैल्यू बन जाता है 5i कैप -4j कैप प्लस 6k कैप। एडिशन के लिए सीधा साधा सिंपल सा रूल ये कहता है i वैल्यू को i में ऐड करो, j वैल्यू को j में ऐड करो, k वैल्यू को k में ऐड करो। i वैल्यू का i के एडिशन के बाद मैंने कहा कि आप प्लस साइन ही रखो, प्लस साइन ही रखो, जो कुछ भी करना है वो ब्रैकेट के अंदर देखो, दोनों माइनस है, दोनों प्लस है, एक प्लस एक माइनस व्हाटएवर, उसको ब्रैकेट के अंदर रखो, ब्रैकेट के बाहर आप प्लस साइन ही रखो। और उसको लेकर चैप्टर 4 के जो हमारे वीडियो थे उसमें हमने अच्छी तरह से समझाया है। ऐसा हो तो आप उसको एक और बार रिवाइज वो कर सकते हैं। हर एक लेक्चर के अंदर जो हमारा रेगुलर चैप्टर 4 हुआ था उसके अंदर हर एक वीडियो के बाद उसका डिस्क्रिप्शन होता है कि इस वीडियो के अंदर हमने कौन कौन सा कंटेंट है वो लिया हुआ है, तो उसके आजू बाजू से भी आपको आइडिया आ जाएगा कि इसमें क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसको रिफर कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन। दूसरा पॉइंट ये जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में आपका आइडिया क्लियर हो सकता है, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के। चलो कौन बताएगा आई डॉट आई क्या होता है? 1 आई डॉट आई 1 होता है, वेरी गुड। क्यों 1 होता है वो बताएंगे? सर आई डॉट आई मतलब वो एंगल 0 होगा और कॉस 0 1 होता है इसलिए। वेरी गुड, परफेक्ट। आई किसके लिए यूज किया जाता है? एक्स एक्स परफेक्ट। एक्सिस। तो जे डॉट के क्या होगा? आई कैप। जे डॉट के 0 होता है, ताकि जे डॉट के, तो आपका थॉट प्रोसेस आप कहाँ से स्टार्ट करें? परपेंडिकुलर होगा वो। हाँ, तो मैं क्या कहता हूँ पहले उसको सुनिए। आपको आपका थॉट प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सपोज इफ आई आस्क आई डॉट जे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन क्वेश्चन केयरफुली, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट किसके बारे में पूछा, तो क्या डॉट के बारे में पूछा। थर्ड पॉइंट इफ देयर इज अ डॉट तो डो को मो के हिसाब से कौन आएगा, तो क्या कॉस थीटा आएगा। नंबर 4
आई डॉट जे पूछा हुआ है, तो आई और जे के बीच में एंगल कितना होगा, तो क्या 90 होगा। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, cos 90 क्या होता है, तो क्या cos 90 0 होता है। अगर ये 5 स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको सही आंसर मिलेगा, ताकि आपको अब आई डॉट आई क्रॉस आई डॉट जे डॉट के, जे क्रॉस के, वैसे कॉम्बिनेशंस जो है वो लिमिटेड है। क्यों भाई लिमिटेड है, ताकि देखो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये तीनों वन हो गए, तो उसका तो कोई ज़्यादा सोचना नहीं हुआ। आई डॉट जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट आई, और के डॉट आई डॉट के, यानी डॉट प्रोडक्ट में आप अलग 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 किसी का भी मल्टीप्लिकेशन लो तो जीरो ही होना है। तो 6 वैल्यू जो है डॉट प्रोडक्ट के अंदर वो तो जीरो ही देता है। कौन कौन सा जीरो देता है डॉट प्रोडक्ट, फटाफट कौन रिपीट करेगा। आई कैप, जे कैप, के कैप। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप तो आई कैप आई जे क्या डॉट, बोलते हो। हाँ, दैट शुड बी बिटवीन, देयर इज अ डॉट और क्रॉस, उसका बोलना बहुत जरूरी है। आई डॉट जे, जे हम्म, डॉट के, आई डॉट के डॉट जे एंड के डॉट आई, जे डॉट आई। हाँ, यानी आप उसको इजीली याद रख सकते हो कैसे, तो क्या आई डॉट जे और उसका उल्टा क्या, जे डॉट आई, जे डॉट आई, उसके बाद आई डॉट के, के डॉट आई, के डॉट आई, बचा कौन, जे और के, तो क्या जे डॉट के और के डॉट जे, वो दोनों, वो 6 के 6 क्या हो गए, जीरो। व्हाट इज द रीजन, तो क्या डॉट प्रोडक्ट। व्हाट इज एंगल 90, cos 90 0। तो यहाँ पे पूरा वैल्यू जो है वो आपको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। अंडरस्टैंड। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, वो तीनों के तीनों के बीच में एंगल जीरो है, cos जीरो है, इसलिए वो वैल्यू 1 है। जितना आप लॉजिक के साथ याद रखोगे उतना दिमाग में वो ज़्यादा रहेगा, और सिर्फ याद रखोगे तो कभी ना कभी भूल जाओगे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट डॉट प्रोडक्ट याद होना चाहिए, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट आता है। क्रॉस प्रोडक्ट में भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल 3 टर्म है, यहाँ पे भी 3 टर्म है, 3 3 कितना होता है भाई, 9, वेरी गुड। अब यहाँ पे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, यानी क्रॉस प्रोडक्ट पूछा। क्रॉस प्रोडक्ट में आई और आई के बीच का एंगल कितना होता है, जीरो, कॉस सॉरी साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो कौन कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट जीरो बन जाएगा। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट गलत के, बोल रहे हो, मैं तो डॉट प्रोडक्ट पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस के, जे के क्रॉस के, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, सेम वैल्यू का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है और सेम वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। ये बोलने से और आपके सुनने से ज़्यादा पता नहीं चलता है, ज़्यादा पता तब चलता है जो हमने लिखवाया हो, प्रॉपर्टीज लिखवाई हो, और उस टाइम पे भी आपको लिखवाया हो, उस टाइम पे आपने रिपीट 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 किया हो ना। या तो अभी जो बोल रहा हूँ तब आप लिख लो, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से याद रहेगा। बाकी तो ये सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा। आराम से करिए। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, जब क्रॉस प्रोडक्ट हो तो उसका एक अलग सा रूल है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। क्रॉस प्रोडक्ट का ये रूल है कि दो डायरेक्शंस तीसरी डायरेक्शन से ऑलवेज परपेंडिकुलर ही रहेगा। और यहाँ पे रूल क्या है, तो कि एक्स वाई जेड ये रोटेशन चलता रहना चाहिए, यानी आई जे के रोटेशन चलता रहना चाहिए। आई के बाद जे के बाद के, तो वापस के बाद कौन, आई, आई के बाद जे, जे के बाद के बाद, आई। पर अगर मैं उल्टा गया तो क्या माइनस साइन। ओके, तो यहाँ से जैसा लॉजिक बताया जाए वैसा ही उसी फॉर्मेट में उसी वर्ड्स के साथ याद रखना चाहिए। अगर आप हाँ अपना अंडरस्टैंडिंग ऐड करना है, पर होता क्या है कि मैं बोलता कुछ हूँ, आप सुनते कुछ हो और अप्लाई कुछ और ही कर देते हो, तो गड़बड़ गड़बड़ ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए इसको कहते थे डिटर्मिनेंट। दो वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट, ये हमने लास्ट टाइम समझा था।
फिर से समझा देता हूँ ताकि आज के जो क्वेश्चन है उसमें भी इसका यूज तो आने वाला है। इसको कहते हैं फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, कॉलम एंड रोज, ये तो आई थिंक पता होगा। इफ आई वांट द फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड एज आई कैप। ओके, वैसे यहाँ पे डायरेक्ट हमने समझा, इससे पहले मैंने वो पूरा का पूरा ए एक्स ए वाई ऐसा करते 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 भी हमने वो लॉन्ग वे से भी समझा है कि आप ए एक्स आई का बी वाई जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लो तो क्या 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 होता है, वो सब कुछ डिटेल में भी हमने किया था लास्ट टाइम। और इसका शॉर्टकट हमने बता दिया कि ऐसा डिटरमिनेंट यूज करो तो आपका काम आसान। इफ यू वांट द आई कैप वाला कॉलम छोड़ दो, जे कैप से स्टार्ट करो। इफ यू वांट द फर्स्ट कॉलम देन स्टार्ट विद द सेकंड, मल्टीप्लाई विद द थर्ड, ऐसा बोला जाता है। ऐसा रिपीट करने का तो दिमाग में सेट हो जाता है। फर्स्ट चाहिए तो सेकंड से स्टार्ट करो, थर्ड सी और जाओ, ए वाई बी जेड माइनस दैट इज फॉर द रूल ए जेड बी वाई। अब सेकंड चाहिए तो क्या हाँ प्लस साइन लगा दो, तो क्या हाँ। अब यहाँ पे सेकंड चाहिए तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, थर्ड से स्टार्ट करेंगे। थर्ड पे कौन है, ए एक्स एंड ए एक्स बी जेड। फोर्थ चाहिए मतलब थर्ड चाहिए के कैप, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट से। तो फर्स्ट से क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आएगा, ए एक्स बी वाई एंड ए वाई बी एक्स, -1 4 2। ओके, तो ये बन गया ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई एंड ए जेड बी जेड, जो मैंने यहाँ पे बताया। उसके बाद देखो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी था दैट्स ओके, पर ब्रैकेट के बाहर तो सब में क्या रखा, पहले प्लस प्लस रखा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ, उसके बाद देखो यहाँ आ गया -2 आई कैप, यहाँ आ गया 8 जे कैप, यहाँ आ गया 7 के कैप। इफ़ यू वांट द मैग्नीट्यूड तो ये ऐसे कुछ आपको मिल जाता है, मतलब इसका आप फाइनल आंसर जो भी है वो निकाल सकते हैं। दिस इज कंसिडर एज ए प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज के जो क्वेश्चन है उसमें भी काफ़ी सारी जगह पे इसका यूज जो है वो आने वाला है। तो देखिए लास्ट टाइम को जो आपका डिस्कशन था उसमें हमने आई थिंक 85 तक किया हुआ था। आपके पास पार्ट 1 का बुक होगा जो ये है आपके पास। ओके, तो उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 85 के बाद 87 है। 87 विच इज़ ऑन द पेज नंबर 85 एंड 87। 87 किया था आई थिंक लास्ट टाइम। हेलो, नो सर। ओके फाइन, ओके फाइन। 87 ऐसा कहता है, टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द डायरेक्शंस एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री with the horizontal, both the balls attain the same height, the ratio of their velocities of projection। अब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा आइडिया आप लगा सकते हैं इसमें। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इनिशियल एंगल्स दे दिए थीटा थीटा। ओके, एक ले लेना है 30 डिग्री, एक ले लेना है 60 डिग्री। उसके बाद द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटीज ऑफ प्रोजेक्शन का क्या आइडिया निकालेंगे, वैसे देखो यहाँ पे v जो है वेलोसिटी का जो v है वो यहाँ पे वैल्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन तो इसके लिए आपको प्रोजेक्टाइल मोशन याद हो। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या फॉर्मूला हुआ करता था, हेलो, प्रोजेक्टाइल मोशन याद है। प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ कुछ पैरामीटर्स थे। प्रोजेक्टाइल मोशन के पैरामीटर्स में क्या क्या आता है, टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव मैक्सिमम हाइट, वहाँ से स्टार्ट किया था। देन आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, चलो अगर किसी को डाउट है तो पहले प्रोजेक्टाइल फटाफट आप बोल दो तो ये आपको जल्दी जल्दी पता है वो चल सकता है। चलो यहाँ पे उसको याद रखने का एक और तरीका भी आप सिंपल तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले इसको कहते हैं TM, टाइम टू अचीव मैक्सिमम हाइट। क्या हो जाएगा TM का फॉर्मूला, हेलो, TM हो जाता है भाई U sin थीटा बाय G। चलो कोई ये बताएगा ये TM इज इक्वल टू U sin थीटा बाय G कैसे होता है फॉर्मूला, यस क्या आपको प्रोजेक्टाइल मोशन याद है कि नहीं याद है, हेलो।
यस, एनीवन रिमेंबर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हुआ करता था? हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। वेरी गुड। तो देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन का याद होना बहुत ज़रूरी है। उसके बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस है वो आते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन को आपको विथ डेफिनेशन दिमाग में उसका परफेक्ट क्लैरिटी होना चाहिए। इफ़ यू थ्रो एनी ऑब्जेक्ट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड विथ, जिसको हम कहते हैं विथ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, याद होगा ऐसा कुछ कुछ डेफिनेशन, एंड यस सर। विथ कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन। काफ़ी शॉर्ट में बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे आपने थीटा लिया था, इसके दो कंपोनेंट बनते थे, एक को कहते थे यू कॉस थीटा और वर्टिकल वाले को कहते थे यू साइन थीटा। यहाँ पहुँचने के लिए जो टाइम लगता था उसको हमने नाम दिया था टीएम। तो उसका बेसिक फॉर्मेट जो है वो आप याद रखना शुरू करेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो सकता है। बेसिक फॉर्मेट यानी क्या? When any object reach at the maximum height, if you throw in a straight direction, at the maximum height, final velocity becomes 0. So here this is in the y direction. So if I consider in the y direction, velocity in y direction is 0. If you know the velocity formula u plus at, in the y direction I can say that vy, uy, ay and tm. Velocity in the y direction at the peak point, that's the final velocity, that's a 0. Initial velocity in the y direction, that is u sine theta. Acceleration, that's against gravity, that's minus g and tm. तो पहला याद रखने वाला point in the case of projectile velocity in the y direction 0, then you will have the formula of tm. तो tm का वैल्यू बन गया u sin theta by g. दूसरा tf. Yes, anyone know the relation of tm and tf? हेलो, tm और tf का रिलेशन किसी को पता है? tm कहते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव मैक्सिमम हाइट और tf कहते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन फुल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कितने टाइम में ऊपर जाएगा और उसका क्या रिलेशन है कितने टाइम में वो नीचे आएगा? हेलो। यस सर। हाँ, तो मैं कुछ पूछ रहा हूँ, सो जस्ट गिव अ रिस्पॉन्स ऑन दैट। अगर कुछ याद आता है तो, कि नहीं याद आ रहा है, नहीं याद आता हो तो भी आपके पास आपकी नोट्स है, बुक है आपके पास, आप वहां से भी रेफरेंस 2u sin theta upon g। हाँ जी, वो कैसे आया? अब ये वो आपने लिखा है टाइम u sin theta of that total flight 2u sin theta upon g। परफेक्ट है। तो भाई मैंने ऐसा पूछा, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ टीएम एंड टीएफ? जितने टाइम में ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उतने ही टाइम में ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। रीजन इज दैट एट द वन पॉइंट व्हेन यू किक द बॉल, उसके बाद आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ऊपर गया नीचे आया, हर एक जगह पे ड्यू टू ग्रेविटी ही काम किया, यानी वहां पे हमारा कोई रोल नहीं था। हमने सिर्फ उसको इनिशियल वेलोसिटी से किक लगाया, बस उतना काम था हमारा। तो टी एफ का मतलब होता है 2 टाइम्स ऑफ टी एम, दैट्स 2 u sin थीटा बाई जी। जब तक आपको फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो याद नहीं है, तब तक फॉर्मूला याद रख पाना डिफिकल्ट है। सो वी फोकस्ड ऑन दैट कि फिनोमिना क्या बनी। When object reach at the maximum height, फिनोमिना ये बनी कि वेलोसिटीज y डायरेक्शन कंपोनेंट इज 0। वहां से ये फॉर्मूला बना
और वहां से टीएम मिला, दैट्स द फिनोमिना। तो टीएम इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी नहीं याद रखना है, याद ये रखना है टीएम तब होता है जब वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट 0 होता है, तो टीएम अपने आप मिल जाएगा। टीएम मिल गया तो टीएफ याद नहीं रखना है, टीएफ का मतलब जो टीएम का वैल्यू है उसका डबल, वो हो गया आपका टीएफ का वैल्यू। अब आता है हाइट का फॉर्मूला। तो उसके लिए आपके पास एक और शॉर्टकट है, यहां से मैं बता देता हूं। क्या आपके पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh का फॉर्मूला है? तो क्या हाँ है। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 2g और कैपिटल H, दैट इज अगेंस्ट ग्रेविटी, सो आई हैव टू पुट द माइनस साइन। पर अभी जस्ट हमने तरोताजा कहा कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन फाइनल वेलोसिटी 0 होता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, फटाफट बोलिए। u sin theta U sin theta. हाँ, उसका क्या करना है? वेरी गुड। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, ऐसा बनेगा। पर ये जो फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा वहां से, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने हाँ तभी सोचिए क्या हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू साइन थीटा था, उसका स्क्वायर कर दिया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे भी माइनस साइन था, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब देखो हाइट का फॉर्मूला मिल गया, क्या है हाइट का फॉर्मूला? u square sin square theta by 2g। ये हो गया हाइट का फॉर्मूला। तो फिर से क्या सोचा, तो कि काइनेमेटिक इक्वेशंस, थर्ड वन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, फाइनल वेलोसिटी इन वाई, ताकि हाइट है ना वो कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स की वाई? y। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, स्मॉल h को कैपिटल H कह दो, तो h कहो h m कहो, मैक्सिमम हाइट के लिए m लगा दो, कैपिटल H कह दो, दैट इज ओके। ये पता होना चाहिए। फोर्थ, दैट इज कॉल्ड एज अ रेंज। रेंज कौन सा डिस्टेंस है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कैसा है, कांस्टेंट है, और वो क्या है, u cos थीटा। और टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम तक ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया, 2u sin थीटा बाई जी। लो खत्म हो गया रेंज का फॉर्मूला, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू यू स्क्वायर बाई जी। 2 sin थीटा कॉस थीटा को ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है, क्या लिख सकते हो आप? sin 2 थीटा कैसे? तो यहां से ये पॉइंट आपके दिमाग में अच्छी तरह से परफेक्टली क्लियर होना चाहिए। जब तक क्लियर ना हो तब तक इस वीडियो को रिपीट 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 सुनते रहो। आपको थोड़े टाइम के बाद कुछ ना कुछ क्लिक हो जाएगा कि यार उसमें से मुझे ये पॉइंट याद रख लेना है। हर एक का अपना अपना तरीका होता है, पर जब तक आप फॉर्मूला पे फोकस करोगे कि ये फॉर्मूला मुझे याद रखना है तो गड़बड़ है। बट इफ यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कैसा होता है, तो कि ग्राउंड पे एक बॉल पड़ा हुआ है, उसको कोई फुटबॉलर ने किक मारा, फुटबॉल ने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज अ रेंज। फुटबॉल कितनी हाइट तक गया, दैट इज अ मैक्सिमम हाइट। कितने टाइम में फुटबॉल ऊपर तक गया, दैट इज अ टीएम। कितने टाइम में फुटबॉल नीचे आया, दैट इज अ टीएफ। ओके, तो फॉर्मूला जो है वो आपकी आजू बाजू से ही बनता है। तो जब तक हम उसको नहीं समझते हैं तब तक थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट है। वैसे कोई कहता है कि यार फिजिक्स इज वेरी सिंपल, वो सच बात है, हमें नहीं लगता है, वो भी शायद सच बात है, पर हम उसको इजी कर सकते हैं। हमारा जो थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस हम लगाते हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो अपना आइडिया आ सकता है। तो प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूलाज आने बहुत 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 ही ज़रूरी है। कैसे डिराइव होता है वो उसके ऊपर फोकस करिए, काम आपका आसान है। अब देखो 87 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें ऐसा था, दो अलग अलग एंगल्स दिए थे, टू बॉल्स प्रोजेक्टेड विद द टू डिफरेंट एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ऐसा कुछ कहा।
आगे ऐसा कहा, मैं क्वेश्चन 87 में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। विद द हॉरिजॉन्टल बोथ द बॉल्स अटेन द सेम हाइट, वो h जो है उसका सेम रहा, और ये आपका हिंट पॉइंट बना। द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज ऑफ प्रोजेक्शन, यानी θ1, तो देखो आपका हिंट पॉइंट क्या बना, h1 इज इक्वल्स टू h2 बना। क्या है हाइट का फॉर्मूला भाई? u² sin 2θ by g। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर ये दोनों सेम है तो मैं u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर ऐसा ले सकता हूँ डायरेक्ट, ताकि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा साइन स्क्वायर θ1, यहाँ पे आएगा u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2। अब देखो दोनों इक्वल है, ओके। इसको आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो। काफ़ी लोग है ना वो बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। समटाइम्स इट हैपेंड कि मैंने आई थिंक कल ही आपको एक एग्जांपल दिया था कि कितना सोचना कितना नहीं सोचना, उसके ऊपर ज़्यादा आपको सोचना चाहिए फिजिक्स के लिए। देखो कोई अभी जो मैंने लिखा वो नहीं समझ पाता है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। First of all, you have that hint h1 is equals to h2. What the first thing that comes in the mind when I say h1 is equals to h2? तो क्या from this one can you make h1 as a subject of equation? बता सकते हैं h1 की जगह पे क्या लिखना चाहिए? u² sin θ 1/2g। आपको लिखना चाहिए, अगर ये h1 है तो आपको लिखना चाहिए u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 बाय 2g। h2 की जगह पे क्या लिखना चाहिए? u² sin स्क्वायर θ2 by यस, ये आदत हमें डेवलप करनी पड़ती है। टू जी कैंसल, मुझे चाहिए दो रेशियो, मतलब वेलोसिटी का रेशियो। तो वेलोसिटी का रेशियो मुझे चाहिए ऑफ कोर्स u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर। तो u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर θ2 ऊपर रहेगा, तो दैट इज अ साइन स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 30, और उसका रूट करेंगे तो ही आपको u1 और u2 का वैल्यू मिलेगा। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 उसका स्क्वायर क्या होगा? 3/4 3/4। ओके, और आपको ये पता होगा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन टू मल्टीप्लिकेशन ले जाओ तो वैल्यू उल्टा हो जाएगा। साइन स्क्वायर 30, ये तो 1/1। साइन 30 दैट्स 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, तो 1/4 यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/1, 4 कैंसल, क्या आंसर आया √3/1। सो योर आंसर इज √3:1। तो यहाँ पे √3:1, यस दैट्स अ डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन 87। ये क्वेश्चन तो समझ में आता जब आपको प्रोजेक्टाइल का किस्सा है वो क्लियर होता। प्रोजेक्टाइल के जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है उससे भी यहाँ पे मैंने JEE नीट में काम में आए, इसलिए यहाँ पे इसको एकदम शॉर्ट में आपको समझाया, ओके, कि किस तरह से आप फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला वाई डायरेक्शन का और उसके हिसाब से हाइट, किस तरह से रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला आप सोच सकते हैं। यहाँ इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन आता है, उसका भी मैं इसके साथ साथ डिस्कशन कर लूँ, ध्यान से देखिएगा। सपोज इफ आई ऐड एट व्हाट एंगल रेंज एंड हाइट विल बी द सेम, तो क्या करेंगे आप? हिंट भी मैंने दिया, एट व्हाट एंगल रेंज एंड हाइट विल बी सेम। कौन से एंगल पे आप प्रोजेक्टाइल करोगे ऑब्जेक्ट को जिससे उसका हाइट और उसका रेंज दोनों ही सेम हो? डू यू थिंक सो इट्स पॉसिबल? नो सर। No. ओके, ऐसा मैंने पूछा ना, क्वेश्चन क्रिएट किया ना, इसलिए अपने को ऐसा लगा कि ना यू ना हो जाए। अगर मान लो ये डिस्टेंस जो है, ओके, हम ऐसा कहते हैं कि यार ये सेम टू सेम है, पर इसकी बजाय मैं इसको ऐसा ऑब्जेक्ट दूं, तो ये डिस्टेंस दिस प्लस दिस आई थिंक सेम हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो वहां पे एक सिचुएशन, हाँ जी,
एंगल कैसे सेम होगा सर? नहीं, अब ब्लू वाली लाइन नहीं देखनी, सिर्फ रेड वाली लाइन देखनी है। रेड वाले केस में ये प्रोजेक्टाइल हुआ तो क्या प्रोजेक्टाइल हुआ, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एंगल पे आपने हिट किया होगा तो क्या हिट किया होगा। ये हाइट का वैल्यू है तो क्या, ये रेंज का वैल्यू है, हाँ। तो बताइए ये कौन सा एंगल होगा जहां पे हाइट और रेंज सेम है, दैट इज माई क्वेश्चन। ओके, ऐसा फाइंड करना है। तो हाइट जितना ऊपर गया उतना ही उसने टोटल रेंज कवर किया, दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर मैंने हिंट दिया, क्या किसी को क्लिक हुआ, क्या हिंट हो सकता है इसमें? जो प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था ऐसा ही कुछ आइडिया लगाना है। चलो, क्या फाइंड करना है? थीटा। What is the condition that you have to apply? सर रेंज और हाइट इक्वल होना चाहिए। वेरी गुड। तो कहां से स्टार्ट करेंगे आप? फॉर्मूला रख के। किसका दोनों को फॉर्मूला कंपेयर कैसे कर। रखेंगे? यस। हाई। तो कहां से मैं स्टार्ट करूं, क्या लिखूं सबसे पहले में? H इक्वल टू आर। वेरी गुड। एच का फॉर्मूला क्या, याद ना हो तो लो भाई, यहाँ पे हेल्प कर दो। फिर साइन। एच का स्क्वायर साइन फॉर्मूला, स्क्वायर। एच का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। आर का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू टू थीटा बाय। साइन, हाँ, साइन 2 थीटा की बजाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपने को जल्दी आंसर देगा, ताकि साइन 2 थीटा अपने को कंफ्यूज कर सकता है। तो भाई ये मेरा 2 है, कोई गड़बड़ ना करे आप। सो दिस इज द 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ओके, अब यहाँ पे जी जी कैंसल, यू स्क्वायर कैंसल, साइन थीटा कैंसल, 2 गया ऊपर, कॉस आया नीचे, साइन बाय कॉस क्या बनेगा? टेन थीटा। 10 टेन थीटा। और ये क्या बनेगा? 2 टू ज़ा 4। तो 4। और कुछ बचा इधर तो कि नहीं? तो ये बनेगा थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4। जब थीटा का वैल्यू आप टेन इनवर्स 4 लेते हो, थीटा का वैल्यू जब आप टेन इनवर्स 4 लेते हो तो हाइट और रेंज सेम हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अब इसमें ऐसा, एट व्हाट एंगल that height is equals to half of the range, then what we can do? 14. इक्वल टू 1/2 आर। yes, यानी आपका काम यहाँ पे आसान है। ऐसा बताया जाए कि उस मोमेंट पे रेंज क्या बनेगा, तो h इज इक्वल्स टू आर बाई 2 करें और उसके बाद फिर से रेंज के अंदर वो थीटा का वैल्यू भी आप डाल दें। शॉर्ट, कुल मिलाकर बात एक ही होती है। ध्यान से सुनिए हम क्या कहते हैं। मैं यहाँ पे r का वैल्यू ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, h का वैल्यू तो कि जो कुछ भी है सब कुछ रिपीट करेंगे। तो देखो यहाँ पे आर बाई 2 आ जाता, यहाँ पे सिर्फ 2 आ जाता, ये 2 कैंसिल हो जाता। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, दिस इज योर आंसर। ओके, तो यहाँ से पता चलता है एट व्हाट एंगल रेंज एंड थीटा, रेंज एंड हाइट विल बी द सेम। कौन से एंगल पे हाइट और रेंज, मतलब हाइट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द रेंज, ये सब कुछ बन जाता है। ये रिलेशंस आपको पता होना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। उसके साथ साथ आपने एक और पॉइंट समझा था कि अलग अलग एंगल हो तो भी रेंज सेम हो सकता है। डू यू रिमेंबर दैट पॉइंट? कि अगर वैसे एक क्वेश्चन पूछा भी था हमने कि थीटा 1 36 डिग्री पे एक रेंज R1 मिलता है, तो थीटा 2 का वैल्यू क्या होगा व्हेन R1 बिकम्स R2? बताइए क्या करेंगे उसमें? हेलो,
R1 R2 इक्वल है। हाँ, R1 R2 इक्वल है, और वही हमारा क्वेश्चन है कि अगर मैं θ1 36 डिग्री पे रखता हूं तो R1 मिलता है, ऐसा दूसरा कौन सा एंगल होगा जिस पे सर R2 मिलेगा? हाँ जी, R1 इक्वल टू R2 करेंगे और बरोबर बरोबर। उसके बाद मतलब R1 पूरा फाइंड कर देंगे और उसके बाद R2 की फॉर्मूला रखेंगे, उसमें थीटा कंपेयर करेंगे। तो देखो, ये फॉर्मूला ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, हम इसको कर चुके थे। कैसे? तो हम ऑलरेडी ये सिचुएशंस को पढ़ चुके हैं रेगुलर पार्ट के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट कीप इन द माइंड कि ये जो आप पढ़ते हो ना, who will tell me this is the name of syllabus or it's the name of exam? एग्जाम। Name of exam. name of exam. JEE का फिजिक्स और फिजिक्स अलग अलग होते हैं कि फिजिक्स तो फिजिक्स ही होता है? Physics Physics तो होता है। physics होता है। बट आपको सुनकर शायद सरप्राइज या तो शॉक लगेगा कि 80 to 90% स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि JEE का फिजिक्स और रेगुलर फिजिक्स अलग होता है, और उसमें उन बेचारों का कोई फॉल्ट नहीं है। ज्यादातर टीचर्स एक हाउ क्रिएट करने के लिए, एक डर बैठाने के लिए ऐसा हर वक्त पोर्ट्रेट करते रहते हैं कि बोर्ड के फिजिक्स में तो कुछ नहीं है, JEE का फिजिक्स है वो बहुत बढ़िया होता है, वो बहुत ऐसा होता है, वो बहुत वैसा होता है। आई नेवर अंडरस्टैंड कि न्यूटन ने तो ऐसा कोई डिफरेंसेस नहीं रखा था कि गुजरात बोर्ड में हो, अच्छा ठीक है तो भाई ये रूल रखो, अच्छा CBSE में हो तो आपको ये स्टेटमेंट बोलने का, अच्छा IB इंटरनेशनल बोर्ड वाला तो थोड़ा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, अच्छा ISC, अच्छा अच्छा ICSE हो तो थोड़ा अलग लेना पड़ेगा। अरे हर एक में आइजैक न्यूटन, तो आइजैक न्यूटन नहीं था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ ही था। ऐसा होता है कि गुजरात बोर्ड में सिर्फ दैट्स फर्स्ट लॉ ओनली, गुजरात बोर्ड है ना, चलेगा चलेगा। सेंट्रल बोर्ड, अच्छा फर्स्ट और सेकंड 2 रखो, IB हो तो फर्स्ट सेकंड 3 रखो, ICSE तो न्यूटन के 5 लॉ बन जाएंगे, क्यों? तो क्या आप ICSE में हो? क्या कभी ऐसा होता है? नहीं होता है। पर फिर भी पता नहीं क्यों सब लोगों को ऐसा वो पोर्ट्रेट किया जाता है। कभी उसके पेपर्स देखोगे तो पता चलेगा कि वहाँ पे अलग अलग चीज़ें नहीं होती है। जैसे मैंने यहाँ पे रखा तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर R1 की वैल्यू में θ1 रखेंगे, उससे θ2 मिल जाएगा, R2 का कोई फॉर्मूला लगाएंगे। पर क्या आपने अगर रेगुलर पढ़ाई किया हुआ है तो वहाँ पे हमने एक इलास्ट्रेशंस इसी को लेकर बताया था कि सपोज इफ आई टेक θ1 इज इक्वल्स टू θ माइनस 45 एंड θ2 इज इक्वल्स टू θ प्लस 45। अगर मैं ऐसा कहता हूं या तो 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा दोनों ही ले सकते हैं, वन इन द सेम थिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ये माइनस लेंगे तो शायद नेगेटिव के साथ आ जाता है, इसलिए बेटर टू से 45 माइनस, वो थोड़ा ज़्यादा आपको अच्छा लगता, ताकि प्लस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा। मान लो मैं थीटा का वैल्यू 10 ले लेता हूं, तो पहला θ1 क्या बनेगा? थीटा का वैल्यू 10 और θ2 क्या बनेगा? 55। दोनों का एडिशन क्या बनेगा? 35 प्लस 55 क्या होता है एडिशन? 90। ओके, θ2 में लेता हूं 20, तो θ1 क्या बनेगा? 25। 25। और सेकंड एंगल क्या बनेगा? 65। दोनों का एडिशन कितना होगा? 90। ओके, थीटा में लेता हूं 45, तो पहला एंगल क्या बनेगा? 0। दूसरा एंगल क्या बनेगा? 90। अब थीटा का कोई भी एक रैंडम आप वैल्यू बोलो, θ1 θ2 लो और दोनों का एडिशन करो, क्या होगा? 90 ही होगा, दोनों का एडिशन 90 ही होगा। इट इज कंप्लीटली फैक्ट। वाई? ताकि जब भी अगर आप ये एक्सप्लेन देते हो, एक्स वाई प्लेन लेते हो और प्लेन के अंदर ही कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो अगर हॉरिजॉन्टल एक्स के साथ एंगल बनाएगा तो एक थीटा बनेगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा ही बनना है यार। अगर मैं ऐसा शो कर दूं कि मैं दो अलग अलग एंगल लेता हूं, 45 माइनस और 45 प्लस, फिर भी दोनों के लिए जो रेंज बनता है वो रेंज सेम है, इसका मतलब ये कि एक जो भी एंगल हो उसका दूसरा एंगल 90 में से सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर मिल जाएगा।
अब मैं यहाँ प्रूव कर देता हूं। R1 रेंज का फॉर्मूला है हमारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई जी। थीटा 1 क्या लेना है आपको, u स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 मुझे लेना है 45 माइनस थीटा बाई जी। चलो कोई बताएगा क्या आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, टू थीटा। यस, वो बन जाएगा साइन 90 माइनस 2 थीटा बाई जी। 90 माइनस 2 थीटा दैट इज कॉस 2 थीटा। क्लियर? इसका वैल्यू बना कॉस 2 थीटा। अगर मैं यहाँ पे थीटा 2 करता, इधर क्या बनता, यू स्क्वायर साइन कॉस, यू स्क्वायर साइन 45 प्लस थीटा यानी 90 प्लस 2 थीटा। 90 प्लस 2 थीटा दैट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता, 90 है तो फंक्शन चेंज हो जाता, तो उसका भी आंसर क्या आता, यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई जी। थीटा 1 और थीटा 2 मैंने अलग अलग लिए, 45 माइनस थीटा 45 प्लस थीटा, दोनों के लिए रेंज सेम आया। ऐसा एक क्वेश्चन हम रेगुलर पढ़ाई में कर चुके हैं। So this is the basic point जो हम बेसिक पॉइंट का डिस्कशन रेगुलर लेक्चर में करते हैं। यहाँ पे ज्यादातर फोकस हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ही करना होता है। ओके, तो उसी बात का जिक्र हम यहाँ पे करना चाहते हैं कि वो अगर आपका क्लियर है तो आपको यहाँ पे ज्यादा आसानी हो सकती है, ज्यादा मजा जो है वो उसमें आ सकता है। अगर एक एंगल 36 डिग्री है तो अब कोई बता सकता है व्हाट विल बी द अनदर एंगल व्हेन यू हैव द सेम रेंज? क्या आप बता सकते हो दूसरा वो कौन सा एंगल होगा? 126 डिग्री। क्या बात है, परफेक्ट। 126 और 36 करो तो 90 होता है? नो सर। मैंने क्या समझाया, दो एंगल का एडिशन 90 होना चाहिए। ओके, तो 36 अगर एक एंगल है तो दूसरा एंगल 90 माइनस 36 होना चाहिए डियर, तो ही आपको दोनों का एडिशन 90 डिग्री मिलता है। तो यहाँ पे जो अभी मैंने समझाया, जो बोर्ड्स में आपने समझा था, अगर वो वहाँ पे भी क्लियर नहीं है, यहाँ पे भी क्लियर नहीं है, तो ध्यान से सुनो क्या समझाया जाता है। नहीं समझ में आता है तो 2 बार पूछो, पर पूछने से पहले एटलीस्ट एक बार सोचो कि जो अभी बोला उसमें हम कितना ध्यान से सुन पाए। क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई? हेलो, अभी जिसने 126 कहा ना उसकी मैं बात कर रहा हूँ। किसने कहा 126 आंसर? मैंने सर ने। ओ किसने? क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई भाई? हाँ सर। वेरी गुड। अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे 45 प्लस थीटा है तो क्या करेंगे आप? 36 ऐड होगा। मेरे भाई मैं ऐसा कह रहा हूँ, यहाँ पे 45 प्लस थीटा हो तो यहाँ पे क्या 90 90 प्लस 2 90 थीटा माइनस आएगा। 90 प्लस 2 थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? 90 सेकंड प्लस क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। फर्स्ट लेक्चर JEE का फर्स्ट लेक्चर जहां पे आपने समझा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आई थिंक आपका मैथ्स ग्रुप है, राइट? हाँ। ओके, आपने यूनिट सर्कल पढ़ा है? हाँ सर। तो आप कंफ्यूज क्यों होते हो? ताकि फिजिक्स है इसलिए? नहीं सर। कि मैं पूछ रहा हूँ इसलिए है? फिजिक्स वाले क्यों मैथ्स का सवाल पूछ रहे हैं? तो हम कंफ्यूज ही होंगे ना। यू हैव नो राइट टू आस्क एनी मैथ्स क्वेश्चन लाइक दैट। नो सर। तो फिर आपको सेकंड नहीं क्वाड्रेंट में होगा। साइन पॉजिटिव होना है, वो पता होना चाहिए। 90 हो तो फंक्शन चेंज होता है, 270 हो तो फंक्शन चेंज होता है, π/2 और 3π/2 पे फंक्शन चेंज होता है। फंक्शन चेंज होना मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। वैसे इतना सब कुछ आता भी नहीं, हमारा तो सिर्फ साइन कॉस कॉस साइन इतना ही आता है। फिर भी आप मैथ्स में तो काफी कुछ पढ़ लेते हो। तो व्हाट देयर इज अ लीकिंग, उसको आप आइडेंटिफाई करो। किस जल्दबाजी में हम चलते हैं?
कहाँ पे पहुंचना है, जस्ट चिल, ओके, आराम से पढ़िए। वैसे मुझे पता नहीं है, पर काफ़ी सारे ऐसा था कि चलो फटाफट सिलेबस खत्म करो, वैसे आप तो 11th वाले हैं तो भी 12th वाले, फटाफट 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 सिलेबस, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कल ही डेट आई, 21 मई 12th बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। फॉर जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, गुजकेट का पहला डेट इस बार जो डिक्लेयर किया था वो 5 मई था, दूसरी बार 29 मई डिक्लेयर किया था, तीसरी बार जून में बोला था, चौथी बार जुलाई में बोला था, और फाइनली अगस्त में वो एग्ज़ाम हुआ था। अभी ऐसा बोला है 21 मई है, पर हमें पता नहीं है कि कब होगा। क्या आपको ये डेट पता चली 11th का एग्ज़ाम कब है फाइनल आपका? सर जून में है। तो कहाँ भाग कर जाना है? कहीं मतलब एग्जैक्टली कहीं भाग कर जाना है आपको? ऐसा ऐसा है कि अगर मैं फटाफट ख़त्म कर दूंगा तो जून में तो मैं 12th ही दे दूंगा, मुझे अभी 11th आ चुका है, ऐसा? आई कैन अंडरस्टैंड देयर इज़ अ लेकिंग ऑफ पेशेंस। हम में वो पेशेंस कहीं कम हो रही है। हम, वैसे आप हो चाहे मैं हूँ, अगर मैं भी जल्दबाजी करता हूँ तो मुझसे भी गलती होती है, ओके? क्यों? तो क्या हम जल्दी 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 फटाफट फटाफट फटाफट। वैसे आपने जो आंसर दिया था 126, आपका लॉजिक क्या था? तो 126 माइनस 36 करो, क्या होता है आंसर? 126। 90. तो आपके कानों ने क्या सुना? 90। कैसे भी करो दूसरा एंगल 90 लाओ, दूसरा एंगल 90 लाओ, कैसे भी करो दूसरा एंगल 90 लेकर आओ। ऐसा तो कहा ही नहीं था। हमने ऐसा कहा दो एंगल का एडिशन 90 होना चाहिए, और वही हमने नहीं सुना, ओके? बट इट इज़ ओके, ये आपका अकेले का नहीं, सबका यही 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 सिचुएशन है। अब सोचिए कि अब सब कुछ हम जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। वैसे मेरा एक टैगलाइन जैसा है, विजन क्लियर रखो तो रिवीजन की कम ज़रूरत हो, ओके? पर शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला ऐसा सोचता हूँ, बाकी लोगों को तो फटाफट सब खत्म करो और उसके बाद पहली बार रिवीजन, दूसरी बार रिवीजन, तीसरी बार रिवीजन, मज़ा आ गया 2 बार रिवीजन करने में। पर मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर कोई छोटा बच्चा हो, उसको आप सिखाते हो कि बेटा 1 कैसे लिखना है, जल्दबाजी में उसने 1 लिखा है, अब उसको कहा जाएगा बेटा रिपीट करो, तो रिपीट भी उसी को करेगा ना, बेटा एक और बार रिपीट करो। ऐसा उसने 10 बार रिपीट किया, उसको बोला जाए चलो बेटा बता 1 कैसे होता है, तो 1, और बाद में फटाक पड़ेगा ऐसा होता है 1। क्यों? पहली बार तो ऐसे बताया था ना, जल्दी जल्दी में। पर अगर आप शांति से कहते बेटा 1 ऐसे होता है, अब इसको रिपीट कर, पहले ध्यान से अगर पढ़ा होता तो रिपीटेशन ही गलत नहीं होता। बट ये सबका यही अप्रोच होता है, फटाफट जल्दी खत्म करो, ओके? जल्दी आंसर दो, मज़ा आता है, अच्छी बात है, बट फिज़िक्स के लिए पेशेंस पहले ज़रूरी है। तो जो आप दूसरे सब्जेक्ट्स में कर सकते हो वैसा फिज़िक्स में भी कर सकते हो, पर उसके लिए थोड़ा फिज़िक्स में टाइम देना पड़ता है। क्विक माइंड काम का है, अच्छा है। ओरल कैलकुलेशंस बहुत अच्छी चीज़ है, मेंटल मैथ्स अच्छा होना चाहिए, इट्स रिक्वायर्ड। बट फिज़िक्स पहले ये कहता है कि पहले थोड़ा लिखा करो, ताकि जितना लिखते हो उतना दिमाग में क्लैरिटी आता है। अगर मान लो मैं लिखता ही नहीं और ए डॉट बी और ए क्रॉस बी अगर मैं ऐसा लिखता तो कोई बता नहीं सकता, क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों राइट है? या तो इसमें क्या गलती है? दोनों बोला ना, ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी, तो राइट गलत क्या है कुछ इसमें कि सब कुछ परफेक्ट है? हेलो, ए डॉट बी और ए क्रॉस बी में कुछ राइट है, रॉन्ग है, बताइए। बराबर है सर। परफेक्ट है, ओके? यू नीड मोर पेशेंस डियर्स। यहाँ पे ए डॉट बी, ये जिन लोगों ने रीडिंग किया है ना उसका ये आंसर है, जिसने लिखा है उसका आंसर ऐसा होता है ए डॉट बी। अरे सर वो वेक्टर प्रोडक्ट है, तो आपने कहीं पे वेक्टर तो साइन किया ही नहीं, तो ये राइट कैसे हो सकता है?
and we think that ઓહો એરો જ નહોતો ને બાકી બધું સાચું છે ને. अरे भाई उसी का तो इम्पोर्टेंस था. और इसको मैं ऐसे मजाक में ऐसा कहता हूँ कि किसी की बारात लेकर जाते हो और बारात वापस आ गई, शादी नहीं हुई. क्यों? तो कि एक बंदा नहीं था, 150 लोग थे बारात में, एक बंदा नहीं था तो शादी कैंसिल हो गई. क्या यार, 150 लोग थे, एक नहीं था तो नहीं था यार, क्या फर्क पड़ता है. तो शादी क्यों नहीं हुई होगी? किसको भूल गए आप? हेलो. दूल्हे का. तो क्या अगर वो शादी करनी हो तो दूल्हे को ले जाना जरूरी था कि चलता उसको नहीं लेकर जाते तो? जरूरी था. उसका तो होना जरूरी था, कंपलसरी था. अगर 150 में से 140 नहीं आते, सिर्फ 10 लोग पे होते तो भी शादी हो सकती थी, हाँ या ना? यस सर. अकेला वो जाकर शादी करना चाहता तो भी हो सकता था, हाँ या ना? यस सर. पर उस अकेले का होना जरूरी था तो क्या? हाँ. 500 नहीं 1000 लोग होते पर वो नहीं होता तो कुछ काम का नहीं होता. फिजिक्स में भी ऐसा ही होता है. बट वी नेवर अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट थिंग्स. ओके, जैसे हम यहाँ पे सभी चीजों को समझते हैं, 90 90 90 नो, दोनों का एडिशन 90, ये समझ में आता है तो इसका आंसर फटाक से पता चलता है. अगर आपने चैप्टर 4 का टेस्ट दिया हो तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि एक 25 डिग्री का एंगल है जहाँ पे रेंज आपको R1 मिलता है, व्हाट इज द अनदर एंगल जहाँ पे रेंज आपको सेम मिलेगा. यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको आपके नोट्स में भी मिल सकता है. ओके, वो जो नोट्स है वहाँ पे आपको वो क्वेश्चन मिल सकता है कि 90 - 25 करो तो आपका आंसर रेडी है आपके पास, 65. अगर 20 करते हो तो दूसरा एंगल क्या हो सकता है? तो क्या एडिशन जिसका 90 हो वो, एक हो 20 तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 - 20, दैट्स आंसर इज 70. तो दो ऐसे एंगल जिसका एडिशन 90 हो वो आपको सेम रेंज जो है वो दे सकता है. तो ये छोटी छोटी बातें प्रोजेक्टाइल को लेकर जितनी आपके दिमाग में क्लियर होगी उतना आपका काम आसान हो सकता है. तो जल्द से जल्द अच्छी तरह से उसको रिवाइज करिए और आपके बेसिक्स को पावरफुल करिए. 91 नंबर का क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखिए. 91 नंबर का क्वेश्चन ऐसा कहता है, अगेन इट इज अबाउट द प्रोजेक्टाइल. A cricket ball is hit with the velocity 25 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल. यानी आपको दिया गया है 25 वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री. How far above the ground ball passes over a fielder 50 मीटर from the bat. यानी बैट से लेकर फील्डर, दैट इज कॉल्ड एज अ रेंज. यानी रेंज दिया हुआ है 50 मीटर. Consider the ball is struck very close to the ground. Take √3 is equals to 1.7 and g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना हुआ? देखिए ध्यान से, क्रिकेट बॉल इज हिट विद द वेलोसिटी, यानी ये बन गया आपका इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल. हाउ फार अबव द ग्राउंड बॉल passes over a fielder 50 मीटर फ्रॉम द बैट. तो अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया लगाए तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो सकता है? यस, एनीवन टेल मी अगेन व्हाट इज द रेंज फॉर्मूला? 2 थीटा बाय जी. ओके, तो अगर आप यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे तो रेंज का वैल्यू क्या बनेगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. u स्क्वायर दैट इज कंसिडर एज ए 25 स्क्वायर, 25 इंटू 25 साइन 60, तो वो बन जाता है साइन 120 बाई जी दैट आई कैन टेक एज ए 10. तो 25 इंटू 25 और साइन 120, साइन 120 क्या होता है? यस, कोई बताएगा साइन 120 क्या होगा? 90 + 30. 90 cos प्लस 30. 30. हाँ, तो उसको कैसे आप निकालेंगे? आप साइन 120 दैट्स द सेकंड क्वाड्रेंट, 90 + 30 यानी cos 30. cos 30 का वैल्यू 3/2. √3/2 इंटू 10. अब यहाँ पे उसके अंदर क्वेश्चन में ऐसा कहा था कि हॉरिजॉन्टल फार अबव द ग्राउंड बॉल पासेस ओवर अ फील्डर 50 मीटर फ्रॉम द बैट. अब यहाँ पे ये रेंज जो है, तो रेंज तो यहाँ पे 50 मीटर दिया हुआ है.
अब यहाँ से ये आपको क्या दे सकता है, तो कि ये आपको, अगर मैं 60 डिग्री से जाता हूँ तो ये मैक्सिमम रेंज कितना हो सकता है उसका ये वैल्यू आपको दे सकता है। पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, तो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मैं ऐसा कहता हूँ, ऐसा इमेजिन कर लीजिए, ये बैट्समैन है, यानी बैट्समैन का बी ले लेते हैं, फील्डर का एफ ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक वो हिट करेगा। अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को अप्लाई करने का ट्राई करें तो ऐसा है कि हाउ हाई, ऐसा कहा ना, फ्रॉम द बैट कंसिडर दिस दिस इन दैट अबोव द हॉरिजॉन्टल, हाउ फार अबोव द ग्राउंड, हाउ फार अबोव द ग्राउंड, यानी यहाँ तक का रेंज ट्रैवल हो रहा है, ये प्रोजेक्टाइल कवर किया जा रहा है, तो ये कौन सी हाइट तक, ग्राउंड से कितना ऊपर तक बॉल उठेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है और उसके लिए इक्वेशन ऑफ सॉरी क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इज इक्वल्स टू, याद है किसी को क्या होता है ये, tan थीटा x माइनस, ये कैसे फॉर्मूला आता है वो याद है, हमने जो 4 देखे थे उसमें 5वां था y इज इक्वल्स टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। ओके, और t क्या लेना था, t दैट इज अ टाइम वैल्यू। अब ये टाइम कहाँ से आता था, तो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इज इक्वल्स टू UXT से आता था। UX क्या होता है, तो कि U cos थीटा होता है। अगर वो सब कुछ पता हो तो आपका काम जल्दी और आसान हो सकता है। हाफ G T स्क्वायर यानी x स्क्वायर बाय यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा ऐसा आएगा। ओके, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी x हो गया, tan थीटा का वैल्यू, तो कि थीटा लेना है tan 60, x दिया गया है कितने डिस्टेंस पे फील्डर था, तो कि 50 मीटर डिस्टेंस पे है फील्डर, हाफ tan 50 इंटू 50 और cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60 का वैल्यू, cos 60 क्या होता है, 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, यानी ये 4 जाएगा ऊपर। चलो tan 60 का वैल्यू, tan 60 √3, √3 √3 इंटू 50 माइनस 2 2 करेंगे, और अब यहाँ पे है 50 इंटू 50 इंटू 10 इंटू 2, तो √50 इंटू √3 करिए, दैट इज y इज इक्वल टू tan थीटा x, और वहाँ से आपको हाइट का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आइडिया लगाना था वो आइडिया क्या था, तो क्या आइडिया ऐसा था कि फील्डर वहाँ पे खड़ा है, अगर थीटा एंगल से हम उसको शॉर्ट में लगाते हैं और थीटा यहाँ पे दिया हुआ था 60 डिग्री, इनिशियल वेलोसिटी कितना लेना था, तो कि इनिशियल वेलोसिटी लेना था आपको दिया हुआ है 25, तो उसके हिसाब से y का वैल्यू है वो क्या हो सकता है। ओके, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, तो ट्राई करिएगा। वैसे यहाँ पे आंसर आई थिंक जो है क्या आएगा वो मुझे कैलकुलेट करेंगे तो शायद पता चल सकता है। ओके, किसी ने ट्राई किया है, क्या आ सकता है इसमें, हेलो, ट्राई किया है किसी ने, आई थिंक 5 आता है ऐसा कुछ है, यस 1060 एंड दैट्स फाइन। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशंस लगाने से जो ऑप्शन है सी दैट इज द आंसर, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिक फंडा, हॉरिजॉन्टल रेंज, हाइट और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है वो आपका काम आसान कर सकता था। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन था दैट इज नंबर 95। देखो 95 अगेन अबाउट द रेंज। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ऐसा है, लार्ज नंबर ऑफ bullets are fired in all the directions with the same speed v, what is the maximum area on the ground on which these bullets will spread। तो देखिए उसको आप ऐसा समझने का ट्राई करिए कि ये एक
जगह है जहां से बुलेट फायर होके यहाँ पे गिरा और ये पूरा पोर्शन जो है वो उसने कवर किया. सो दैट इज कंसिडर एज ए एरिया कवर किया. दैट इज अ सर्कुलर पाथ. सर्कुलर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. तो एरिया बन जाता है पाई आर स्क्वायर. यहाँ से बुलेट यहाँ तक गया तो उसने प्रोजेक्टाइल फॉर्म किया. तो व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज फॉर्मूला? आर मैक्स क्या बनेगा फॉर्मूला? यू स्क्वायर बाय रेंज का फॉर्मूला है ना, साइन 2 थीटा. थीटा अगर 45 ले लो तो साइन 90. तो यू स्क्वायर बाई जी क्या बनेगा? मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला बनेगा. तो ये रेंज इसके केस में क्या बन जाता है? रेडियस. रेडियस का क्या करना है? स्क्वायर. तो पाई यू रेस टू 4 बाय जी स्क्वायर. तो रेंज का फॉर्मूला पता हो तो ही आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं. तो पाई यू स्क्वायर बाय यू रेस टू 4 बाय जी स्क्वायर. दैट इज द बी ऑप्शन. ये था आपका 95 नंबर का क्वेश्चन. ओके, तो रेंज पता हो, सेंटर से निकाला, बुलेट वहां तक गया तो उसने रेंज टोटल काउंट किया. उसके लिए आपने पूरा का पूरा सर्कल फॉर्म किया और वो जो सर्कल बना उसके हिसाब से ये वैल्यू है वो आपका मिल सकता था. उसके बाद यहाँ पे 95 के बाद आता है 98 एंड 99. चलो वो भी देख लेते हैं. 98 एंड 99. चलो तो 98 क्या कहता है? 98 देखो 98 नंबर का क्वेश्चन है ना, मेरे हिसाब से डाउट में नहीं होना चाहिए, ताकि रेन वाले प्रॉब्लम हम जनरल टेक्स्ट बुक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. बारिश ऐसे गिर रही है. वेलोसिटी ऑफ रेन with a speed of 4 km per hour, a girl moves on a straight road with the velocity 3 km per hour. Velocity of girl. यहाँ पे मिल जाएगा velocity of rain with respect to girl. रेन नीचे आता है, गर्ल इधर जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल. अगर इसका वैल्यू यहाँ पे बताया है 4 है, इसका वैल्यू बताया यहाँ पे 3 है, तो इसका भी वैल्यू 3 होगा. ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा. तो फटाफट बताइए क्या बनेगा? लो 5. बस खत्म हो गया क्वेश्चन. ओके, दिया भी है 5 किलोमीटर पर आवर. और ये ऐसा क्वेश्चन हम टेक्स्ट बुक के अंदर, नोट्स के अंदर भी दिया हुआ है और रेगुलर लेक्चर में भी इसका हमने डिस्कशन किया हुआ है. ओके, तो मुझे लगता है कि ये डाउट में नहीं होना चाहिए, फिर भी था तो हमने यहाँ पे बताया. उसके बाद 99 भी था. 99 क्या कहता है? हाँ, उसमें थोड़ा सा जैसे अभी बताया था ना कि वो एडिशन वाला, तो देखो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं. रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स OA, OB एंड OC एज शोन इन द फिगर. यहाँ पे तीनों वेक्टर का एडिशन लेना है. चलो अगर मैं ऐसा कहता ये वेक्टर A और ये वेक्टर B होता जिसका वैल्यू R दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे मिलता? √r² + r. परफेक्ट है. ताकि क्या किया आपने? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, r² + r². क्या आप ऐसा कह सकते थे RI कैप प्लस RJ कैप? Yes. No sir. क्यों? Magnitude में नहीं है. क्यों? तो कि एक वेक्टर x डायरेक्शन में है, एक वेक्टर y डायरेक्शन में है. तो अगर मैं ऐसा कहता वेक्टर A दैट इज RI कैप, वेक्टर B RJ कैप, ऐसा कह देते आप. और वेक्टर A + B करते तो क्या करना पड़ता? RI + RJ. मैग्नीट्यूड निकालो तो √r² + r². आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. अब क्या करना था? तो कि यहाँ पे उसने बोला एक तीसरा भी है जिसका भी वैल्यू R है, सभी में वेक्टर है और यहाँ पे एंगल 45 है. तो ये जो वेक्टर C है जो R और 45 एंगल के साथ है, तो दैट विल रिजॉल्व इन द 2 कंपोनेंट. कौन कौन सा कंपोनेंट मुझे पता है? R cos 45 I कैप, R sin 45 J कैप. कैसे बना? तो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसने बनाया थीटा वो बना कॉस थीटा. तो देखो अगर मैं तीनों को ऐड करूं
तो रिजल्टेंट आर आई प्लस आई वाला ऐड होगा, जे प्लस जे वाला ऐड होगा। आर कॉस 45 कितना होता है? कॉस 45 1/√2। तो आई में आई ऐड करो, आर प्लस आर बाय रूट टू आई कैप, जे कैप में जे वाला ऐड करो, 2j कैप। आर प्लस आर बाय रूट टू जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो कैसे मिलेगा मैग्नीट्यूड? √2। हाँ हाँ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कैसे करते? x प्लस वाई होल स्क्वायर करते। चलो करते जाओ, ये बड़ा दिखता है तो भले दिखे, आपको आंसर तो मिल ही सकता है। चलो इसका एक्सपेंशन क्या होता? वैसे देखो, आप r प्लस आर बाई रूट टू होल स्क्वायर ऐसा 2 बार होता, हाँ या ना? यस सर। ऐसा 2 लिख देता। Yes, sir. यस वो सर। दिमाग है ना, उसका ज़्यादा यूज़ करो। इसको मैं सीधा रूट 2 लिख दूँ, इसका सीधा रूट 2 लिख दूँ। Yes, sir. ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है और उसका भी रूट है, यस सर। आर स्क्वायर कॉमन है। तो क्या मैं r प्लस आर बाई रूट टू एक बार लिख सकता हूँ? Yes, sir. तो एक्सपेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy दूसरी बार, ऐसा कुछ नहीं करना है। सीधा सीधा अब देखो, यहाँ से मैंने r कॉमन ले लिया, ओके, रूट टू अंदर जाने दिया, रूट टू कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। क्या किया? r कॉमन ले लिया, रूट टू जो था उसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इसके साथ रूट टू आता, ये रूट टू कैंसिल हो जाता, तो आपका आंसर रेडी हो गया। r अंडर रूट मीन्स इनटू ब्रैकेट रूट टू प्लस 1, ऑप्शन सी, दैट्स योर आंसर, दैट्स 99। ओके, उसके बाद था 101, 99 के बाद है 101। ओके, 2 मिनट क्वेश्चंस जो है वो एक दो कर लेते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। 101 देख लेते हैं, क्या है 101? ओके, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स i प्लस जे एंड i माइनस जे। अब यहाँ पे आप ऐसा कह सकते थे कि वेक्टर a है i माइनस जे, चलो ठीक है, i प्लस जे, वेक्टर b है i माइनस जे। तो क्या आपको याद है हमने एंगल ढूंढने का फॉर्मूला बताया था, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या बनता है? a डॉट b अपॉन ए बी ओनली। डू यू रिमेंबर दिस? डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी थी। यस सर। हाँ, तो चलो, तो अब i प्लस जे डॉट आई माइनस जे में करूं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है? 2। रूट 2, ताकि रूट के अंदर है ना। i माइनस जे का क्या होगा? i माइनस जे का मैग्नीट्यूड √2। वेरी गुड। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई जीरो बोलता, ताकि आपको 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर लेना था, तो रूट टू ही आता। चलो, i डॉट आई क्या होता? 1। ओके, जे डॉट जे 1 होता, पर माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस 1। रूट टू इंटू रूट टू क्या होता? 2। 2। यहाँ पे एक सेकंड, हाँ थोड़ी, हाँ, जे डॉट जे माइनस माइनस, माई मिस्टेक, जल्दबाजी। आई डॉट जे और जे डॉट आई तो जीरो ही है, पर आई डॉट आई 1 है, जे डॉट जे 1 है, पर प्लस माइनस माइनस है, और नीचे 2 है, ऊपर 0 हो गया, कॉस थीटा पूरा 0 हो गया। कॉस 0 कब होता है? 90 डिग्री पे। 90 पे। तो आपका आंसर है 101, उसमें आंसर आपका आना चाहिए 90 डिग्री 101 में, ठीक है। उसके बाद 101 के बाद आपका क्वेश्चन था 102।
2 and 3 दोनों ये है, ट्राई करते हैं दो क्वेश्चन 102 and 103। पहले 102 करते हैं। The adjacent side of a parallelogram are represented by I plus 4j and 7I plus 3j, the area of parallelogram। तो ऐसा हमने कहा था। वैसे एरिया ऑफ पैरेलोग्राम, पैरेलोग्राम का एरिया क्या होता है, किसी को पता है? सर बोथ द साइड्स का मल्टीप्लिकेशन। एग्जैक्टली तो यहाँ पे आपको करना क्या था, तो कि मोड ऑफ A क्रॉस B ऐसा करना था। A क्रॉस B के लिए क्या करना था, तो कि आपको यहाँ पे I, J और K, यहाँ पे है 1 4 0 और है 7 3 0। तो I कैप क्या आता, देखो तो 0 हो जाता। यस सर। J कैप क्या होता, J कैप 0। वेरी गुड। तो सिर्फ K कैप की पॉसिबिलिटी बनती, यस सर। क्या होता K कैप, 3 1 जा 3 माइनस 7 4 जा 28 क्या बनता, -25 के कैप। -25 K कैप। पर आपको निकालना क्या है, उसका मोड। मोड। तो इसका क्या करेंगे आप, मोड मतलब 25 यूनिट। हाँ, ताकि उसका मॉड्यूलस ही लेना है। आप स्क्वायर लेकर रूट करते तो भी आंसर तो सेम टू सेम ही होता ना। सो योर आंसर इज 25 ओनली। आई बात समझ में? हेलो, इज दैट क्लियर? यस सर। ओके फाइन। चलो, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था 120 तक जो था, उसमें हमने 102 तक जो है वो कंप्लीट किया आज। ओके, बेसिक आप प्लीज क्लियर रखिए, तो आपके डाउट्स जल्द से जल्द मैं क्लियर करवा सकता हूँ। ओके, पर कोई बात नहीं, आराम से आप मुझे अपने डाउट्स बता सकते हैं। चलो, 121 से लेकर 170 के अंदर जिसके जो भी डाउट्स है वो अभी यहाँ पे बता सकता है हमें। ओके, तो यहाँ पे एक सेकेंड, 121 to 170। चलो, 121 से लेकर 130 के बीच में डाउट्स। 125 एंड 126। ओके, और कोई डाउट्स? ओके, 130 से लेकर 140 के बीच में। 140। और कोई? ओके, 150 40 से लेकर 50। 141, 142 and 150। 50 to 60। नो सर। ओके, 60 to 70। 169। ओके, चलो, और कोई किसी का कोई डाउट? सर 169 है, सॉरी सर, वो हो गया प्रोजेक्टल वाला है ना। हाँ, यहाँ तक क्लियर? यस। ओके, और आज का जो होमवर्क है उसमें आपको 170 तक दिया था, उससे आज थोड़ा सा आगे देते हैं। 171 से लेकर 171 से लेकर 200 तक करना है। लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, सो वी हैव टू डू इट अप टू 200 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादातर जो भी डाउट्स है उसका क्लियरिटी जो है मीन्स आपको मिल जाएगा, तो आपका काम जो है वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आज का लेक्चर है वो हम यहाँ तक रखते हैं। प्लीज़ काम करते रहिएगा और जो भी डाउट्स हो उसको पूछते रहिएगा, तो आपका काम आसानी से हो सकता है। ठीक है, सर। ओके, बाय बाय।